दोस्तों सूरज को द किंग ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है और सूरज की वजह से ही आज हम धरती पर जिंदा है। अगर सूरज ना होता तो शायद धरती पर लाइफ भी ना होती, हमारी पूरी धरती बर्फ से ढक जाती। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे सूरज का जन्म आखिर हुआ कैसे था, और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों सूरज हमारे अंत का कारण बनेगा और कई सारे प्लैनेट्स को निगल के आखिर में मर जाएगा। दोस्तों आज से करीब 13.8 अरब साल पहले जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था जिसे बिग बैंग कहा जाता है। और ये इतना खतरनाक था कि जिसके होने से पार्टिकल्स, एनर्जी, अंतरिक्ष और समय एक साथ अस्तित्व में आए थे, और ऐसा माना जाता है कि इसके पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। दोस्तों बिग बैंग के बाद टीनी पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनने लगे, जिससे कि सारी चीजें क्रिएट होती है और ये पार्टिकल्स मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम बनाने लगे। अब लाखों सालों बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस एक दूसरे की ग्रेविटी के चलते एक साथ जुड़ने लगे और एक छोटी सी जगह में सिकुड़ने लगे, जिससे बहुत ही ज्यादा गर्मी पैदा हुई। आखिर में गैस के ये गुच्छे इतने गर्म और डेंस हो गए कि उनका सेंटर चमकने लगा, और ये कुछ और नहीं बल्कि एक स्टार का जन्म था। इस न्यूबॉर्न स्टार में गर्मी और प्रेशर इतना ज्यादा था कि हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से टकराकर हीलियम बनाने लगे, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है। अब इस प्रोसेस से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने लगी। दोस्तों यही एनर्जी और हीट आकाश में तारों को चमकाती है। अब इस तरह कई सारे स्टार्स बनने लगे, कुछ बहुत ही छोटे बने तो कुछ हमारे सूरज से भी बड़े और ब्रह्मांड में फैलने लगे। दोस्तों मैंने ये सारी चीजें द बर्थ ऑफ अर्थ वाली वीडियो में बता रखी है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। दोस्तों अब कई सालों बाद ये स्टार्स अपनी अपनी ग्रेविटी के चलते एक बड़े ग्रुप में जुड़ने लगे, जिन्हें गैलेक्सीज कहा जाता है, जो कि बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक विशाल ग्रुप होता है। जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, और ये ब्रह्मांड में मौजूद बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। लेकिन दोस्तों ये जो स्टार्स होते हैं वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहते। लाखों या अरबों सालों तक चमकने के बाद तारों का फ्यूल खत्म हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो सबसे बड़े तारे एक मैसिव विस्फोट में मर जाते हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस विस्फोट से निकलने वाले एलिमेंट्स अंतरिक्ष में धूल और गैस के साथ मिल जाते हैं, और समय के साथ ये एलिमेंट्स नए स्टार्स, ग्रहों, मून और यहाँ तक की जीवित चीजों के लिए एक रॉ मटेरियल बन जाते हैं, जैसे कि कार्बन, आयन और ऑक्सीजन। आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में गैस और डस्ट के विशाल बादल अपनी ग्रेविटी के चलते कोलैप्स करने लगे। ये कोलैप्स शायद उसके करीब के सुपरनोवा विस्फोट के कारण हुआ था। दोस्तों इस विशाल बादल को सोलर नेबुला नाम दिया गया। जैसे जैसे ये नेबुला कोलैप्स करने लगा वैसे वैसे वो घूमने लगा, जिसने एक फ्लैट घूमती डिस्क का निर्माण किया। इस डिस्क के सेंटर में एलिमेंट्स इकट्ठा होकर एक प्रोटोस्टार बनाने लगे। दोस्तों प्रोटोस्टार का मतलब होता है कि किसी भी स्टार की शुरुआत की स्टेज, जहाँ पे वो पूरी तरह नहीं बना होता। अब जैसे जैसे गैस और डस्ट प्रोटोस्टार में गिरने लगे वैसे वैसे वो ज्यादा गर्म होने लगा, और इतना गर्म हुआ कि उसमें न्यूक्लियर फिजन शुरू हो गया, और अब ये ऑफिशियली सूरज बन गया था। दोस्तों इसी बीच आसपास की डिस्क में छोटे छोटे धूल और गैस के गुच्छे आपस में टकराने लगे और आपस में चिपकने लगे, और अब ये धीरे धीरे प्लैनेटेजिमल में फॉर्म होने लगे, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि ग्रहों के निर्माण के लिए काफी जरूरी होता है। अब समय के साथ साथ ये प्लैनेटेजिमल बड़े हो गए और इवेंचुअली प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और धूमकेतु में परिवर्तित हो गए, और कुछ इस तरह हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। दोस्तों स्टार के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहते हैं, और इस रिएक्शन की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। अब जो ये हीट प्रोड्यूस होती है वो स्टार में बाहर की तरफ प्रेशर डालती है, और स्टार की जो ग्रेविटी होती है वो स्टार के अंदर की ओर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से वो इकट्ठा होकर जिंदा रह पाता है। लेकिन स्टार के बीच में ये जो रिएक्शन होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण होते हैं, जो कि एक फ्यूल की तरह काम करते हैं, और ये फ्यूल हमेशा के लिए नहीं रहता। जब ये फ्यूल खत्म होगा तो स्टार के बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो नहीं लगेगा, जिसके कारण ग्रेविटी के चलते अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको काउंटर करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, और स्टार अपनी ग्रेविटी के चलते अपने आप में ही कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ये सब होने में काफी लंबा समय लगता है। दोस्तों हमारा सूरज भी एक स्टार है, और इसकी लाइफ करीब 10 बिलियन ईयर्स है। अगर कोई स्टार का मास इतना ज्यादा नहीं है तो वो समय के साथ साथ एक रेड जाइंट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वो फट के प्लैनेटरी नेबुला या व्हाइट डवार्फ में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर किसी स्टार का मास बहुत ही ज्यादा है तो वो समय के साथ साथ रेड सुपर जाइंट में बदल जाता है, और ये सुपर जाइंट फट के सुपरनोवा बन जाता है, और लास्ट में एक बहुत ही छोटा कोर रह जाता है। अगर वो कोर बहुत ही छोटा है तो उसको न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। लेकिन
अगर कोर थोड़ा बड़ा है तो उसको ब्लैक होल कहा जाता है। दोस्तों, हमारे सूरज का मास इतना ज्यादा नहीं है और इसीलिए आज से करीब बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो रेड जायंट में बदल जाएगा और ये इतना बड़ा होगा कि वो मरक्यूरी, वीनस और हमारी अर्थ को भी निगल जाएगा और इसके बाद सूरज में एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा और वो फट के एक प्लेनेटरी नेबुला बन जाएगा और एक व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस स्टेज में सूरज एक छोटा, डेंस और बहुत ही सारा गर्म ऑब्जेक्ट होगा और ये लगभग हमारी अर्थ की साइज का होगा, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगी और इसका टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे वो ठंडा होता चला जाएगा और लास्ट में हमारा सूरज एक ब्लैक वॉफ बन जाएगा और अंतरिक्ष में रैंडमली घूमने लगेगा। लेकिन दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि ये सब होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लगेगा और शायद हम इससे बचने के लिए कोई रास्ता भी खोज लेंगे, कोई नया प्लेनेट जो कि हमारी अर्थ जैसा हो या फिर कोई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी जो इससे बचा सके। क्योंकि आज से 100 साल पहले हमारे पास ना ही मोबाइल था और ना ही टीवी, लेकिन सिर्फ 100 सालों में इंसानों ने काफी तरक्की की है। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हम कहाँ पे होंगे आप सोच ही सकते हो। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि अगर ऐसी कंडीशन आज हो जाए तो आप क्या करोगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।